नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला रिगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक को जीवन और व्यापार सुगम बनाने की दिशा में बताया बड़ा कदम। संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित। चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार का शोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी में रोड शो, तो वहीं अमित शाह असम में भरेंगे हुंकार। चुनाव आयोग ने एनआईए को सौंपी मालदा मामले की जांच। एनआईए की टीम आज करेगी राज्य का दौरा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई थी फटकार। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की चेतावनी दी, जिसके दुनिया भर में हो सकते हैं गंभीर परिणाम। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान से की पीछे हटने की अपील। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका में उठापटक। सेना प्रमुख जनरल रैनी जॉर्ज और अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को पद से हटाया गया। गुड फ्राइडे आज दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है दिन। तो संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है और इसे राज्यसभा ने गुरुवार को मंजूरी दी। यह विधेयक कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का काम करता है। विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय लागू करने का प्रावधान है। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके व्यापार में सुगमता को बढ़ावा दिया जा रहा है और 67 प्रावधानों को जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। संसद ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 को पारित कर दिया है और जिसे जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता की दिशा में बेहद बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जताते हुए कहा है कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को एक बड़ा बढ़ावा। ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि संसद ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक एक ऐसे विश्वास आधारित ढांचे को सुदृढ़ करता है जो हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है। ये उन नियमों और विनियमों की समाप्ति का प्रतीक है जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करता है और अपराध मुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में जिस परामर्श आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उन सभी लोगों को मेरी बधाई जिन्होंने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया। बात करें चुनाव की तो दक्षिण भारत के चुनावी रण में आज बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिल सकता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और फिर करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला जाएगा। ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा
AINRC, अनद्रमुक और LJP शामिल है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनेता जो है लगातार रैलियां कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं और इस दौरान वे 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह गोलकगंज विधानसभा के रतियादाह में चुनावी हुंकार भरेंगे। उसके बाद दुधनोई विधानसभा की गोलपारा में जनसभा करेंगे और आखिर में पलासबाड़ी विधानसभा के छायगांव में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आज भारतीय नौसेना एक नया अध्याय लिखने जा रही है। समुद्री संप्रभुता को बनाए रखने के लिए स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी आज ही के दिन भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। विशाखापट्टनम के एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट में तारागिरी का कमीशनिंग समारोह आयोजित होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तारागिरी नौसेना का स्वदेशी विकसित स्टील्थ युद्धपोत है। राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि तारागिरी आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से साकार करने वाला एक युद्धपोत है। तारागिरी भारत की समुद्री संप्रभुता को डिफाइन करने में अपना अहम योगदान देगा। तारागिरी के आने से भारत पूरी तरह से स्वदेशी आत्मनिर्भर नौसैनिक क्षमता की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 17A क्लास के चौथे प्लेटफॉर्म के रूप में तारागिरी महज एक जहाज नहीं है। ये 6,670 टन का युद्धपोत दुश्मनों को परास्त करने का पूरा दम रखता है। साथ साथ ये भारत के स्वदेशी शिपयार्ड्स की इंजीनियरिंग क्षमता को भी दर्शाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। इससे पहले कल सर्वोच्च न्यायालय ने मालदा जिले में एसआईआर प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इसे निंदनीय बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, जिला अधिकारी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 6 अप्रैल को अगली सुनवाई में ऑनलाइन मौजूद रहने का निर्देश दिया। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ने मालदा घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। आयोग के सूत्रों के अनुसार उन्होंने कल एक आपातकालीन वर्चुअल बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। कई घंटों तक चली इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कोलकाता पुलिस आयुक्त और साथ साथ सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। उन्होंने मालदा के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर सवाल खड़े किए और इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कई घंटों तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इस बीच नगर विकास विभाग के सचिव गुलाम अंसारी को मालदा डिवीजन का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आयोग ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने का भी आदेश दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल तेजी से अपने एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है। डीडी न्यूज संवाददाता तपस भट्टाचार्य से खास बातचीत में आईजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल किशोर चट्टीवाल ने भरोसा दिलाया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की सप्लाई निर्बाध जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी का फोकस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी परिस्थिति में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एमडी आईजीएल से। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं हम देख पा रहे हैं कि आईजीएल बहुत मेहनत कर रहा है गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्या इस वक्त के सिनेरियोज हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को वेरी गुड इवनिंग, और मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जिस तेज़ी से काम कर रही है वो इसके पहले अनपैरेलल्ड है, और उसी दिशा में उन्हीं की डायरेक्शन से आईजीएल को जो निर्देश मिला है कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन करने हैं जो एलपीजी से स्विच कराना है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने ये प्रण लिया है कि 2 हम ऐसे एरिया हैं दिल्ली के, एक है न्यू मोती बाग और एक ईस्ट एंड वेस्ट किदवई नगर, वो दोनों हम 1 हफ्ते के अंदर एलपीजी फ्री कर देंगे। इसका मतलब ये है कि उन दोनों जगह पे हर घर में पाइप्ड गैस की सुविधा होगी, इंक्लूडिंग सर्वेंट क्वार्टर जितने भी हैं, लाल बिल्डिंग जैसे आप जानते हैं न्यू मोती बाग में है, वैसे ही ईस्ट और वेस्ट किदवई नगर में भी है। उन हर घर में एक पाइप्ड नेचुरल गैस होगी, पीएनजी कनेक्शन होगा। तो वो हम मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि एलपीजी मुक्त कुछ हमें सोसाइटीज़ बनानी है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सर, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों पाइप गैस जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से लोगों के पास सिलेंडर थे, तो सिलेंडर से मूव करना क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बताएं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि एलपीजी भारत इंपोर्ट करना पड़ता है, 60% तो डायरेक्ट और 40% जो बनती है उसमें से भी ज़्यादातर, जैसे आप जानते हैं, क्रूड ऑयल के थ्रू काफ़ी बनती है, तो वो भी हमें इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जबकि गैस में अगर आप देखें तो आज की डेट में 4% के लगभग जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो भारत में ही प्रोड्यूस हो रही है गैस, उसका 4% अभी पीएनजी में यूज़ हो रहा है। तो कभी भी ये ख़त्म नहीं हो सकती, और क्योंकि ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, सबसे एसेंशियल कमोडिटी है, ये एस्मा में नंबर 1 प्रायोरिटी पे भी आ रही है, तो ये कभी नहीं ख़त्म हो सकती। तो जो लक्ष्य भारत सरकार का है कि 12 करोड़ कनेक्शन, 12.6 करोड़ जो हम लेके जाने वाले हैं, तो आप देखिए कि इससे 1/3 स्विच हो जाएगा पीएनजी के ऊपर, और एलपीजी पे जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे बोझ कम होगा, डिपेंडेंस कम होगा। और यही विजन मोदी साहब का है कि प्रधानमंत्री जी का है कि हमें कैसे गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। और अगर ये 12 करोड़ 60 लाख हो जाते हैं, तब भी गैस कंजम्पशन 40 मिलियन के आसपास होगा, जो 4 मिलियन आज है। 10 गुना अगर हो जाता है तो 40 मिलियन के लिए भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर्याप्त है। तो हम इस दिशा में इस सर्विस को लेके पीएनजी जो घरेलू किचन को चलाने के लिए जो हमारी अभी समस्या जो है, नहीं समस्या, बट जो परसीव्ड एक लोगों में एंजाइटी है, वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थे एमडी आईजीएल के बता रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें सुलझाई जा रही हैं, और पाइप नेचुरल गैस जो है वो आगे बढ़ने का एक तरीका है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तापुष भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आइए अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल के बीच इस बार आलू किसानों की समस्या का बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है, और बेमौसम बारिश से फसलें जो बर्बाद हुई हैं, आलू किसान किस तरह से परेशान हैं, आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं डीडी न्यूज़ की। अचानक बदले मौसम ने देश के कई राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल के किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान आलू की फसलों को हुआ है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब जीविका का संकट खड़ा हो गया है। किसी ने बैंक और माइक्रो फाइनेंस से कर्ज लेकर खेती की, तो किसी ने घर के गहने गिरवी रखकर बीज खरीदे, लेकिन बारिश ने अब पूरी फसल को पानी में डुबो दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल में हर साल लगभग 145 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन होता है, और इसमें से सिर्फ जलपाईगुड़ी में करीब 10 लाख मीट्रिक टन और धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में ही लगभग 4 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। हम लोग गवर्नमेंट से इधर लोन वोन लेके इस पर आलू किया था, जितना भी आलू है इधर सब सड़ गया। अभी पता नहीं अभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, तो अभी देखना है आगे सरकार क्या करती है। तो बहुत ही बुरा हाल है हम लोगों का। माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया, और घर का जो गहना वगैरह है उसको भी हम लोग गिरवी रखे वो लोन लिया। কোনো বিজেপি নেতা এটাকে খেলছে,
আমি পরিষ্কার বলতে চাই, 1 নম্বর, যদি কোনো আলু চাষির আলু নষ্ট হয় সরকার আপনাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, আপনার क्रॉप इंश्योरेंस করা আছে। ग्रामीण बंगाल में आलू किसानों के बीच इस मौसम में अनिश्चितता का गहरा माहौल छाने लगा है। महीनों की मेहनत के बाद राहत का जो समय आम तौर पर होता है, वह अब चिंता, आर्थिक तंगी और जीवन यापन से जुड़े कठिन सवालों से भरा हुआ है। एक तरफ बारिश से फसल बर्बाद, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार भाव के गिरावट से कई जिलों के किसान अपनी उपज के खरीदार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गिरती कीमतों के जवाब में राज्य कृषि विपणन विभाग ने 13 फरवरी को एक निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकार कृषक बंधु कार्ड धारक किसानों से 950 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। प्रत्येक किसान को सरकार को अधिकतम 35 क्विंटल आलू बेचने की अनुमति होगी। हालांकि घोषणा के बावजूद राज्य में सरकारी खरीद कुछ क्षेत्रों में ही हुई है। अधिकांश क्षेत्रों में किसानों का कहना है कि अभी तक आलू की खरीद नहीं हुई है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कझाकुट्टुम तिरुवनंतपुरम की सबसे पॉश और तेजी से विकसित होने वाली विधानसभा सीट है टेको पार्क। और टेको पार्क की वजह से ये जो इलाका है आईटी और सेवा क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर काम करने के लिए आते हैं। और इस बार इस चुनाव में इस इलाके का क्या कुछ है मिजाज, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लगातार निर्माण कार्य की वजह से कझाकुटम केरल के सबसे तेजी से शहरीकरण वाले निर्वाचन क्षेत्रों में से एक बन गया है। मतदाताओं में एक बड़ा हिस्सा गैर केरल वासियों का है, जो आईटी, विनिर्माण, खुदरा और सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं। ऐतिहासिक रूप से कझाकुटम वामपंथी प्रभुत्व वाला निर्वाचन क्षेत्र रहा है। बदलती परिस्थितियों के कारण और सत्ता विरोधी लहर के चलते भाजपा कझाकुटम में अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रही है। भाजपा ने यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन के अनुसार पूरा क्षेत्र पानी की समस्या से जूझ रहा है और मौजूदा विधायक ने लोगों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा केरल आप मानकर चलेंगे या गिनेंगे तो एक तेजी से प्रगति होने वाले या हो रहा है ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि आईटी सेक्टर का केंद्र है ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी कझाकुटम। लेकिन अभी भी लोग पीने के पानी के लिए अभी भी पानी का प्रॉब्लम है, सड़कों का प्रॉब्लम है, कई तरह का भ्रष्टाचार का समस्या है। 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार कडाकम्पली सुरेंद्रन ने कझाकुटम सीट पर 63,000 से ज्यादा वोट प्राप्त करके जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार को हराया था। इस बार भी उन्हें अपनी जीत पर भरोसा है। उन्हें यहाँ की असलियत नहीं पता। वे यहाँ सिर्फ 2 महीनों से हैं और वो भी तब जब उन्हें पता था कि चुनाव होने वाले हैं। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ एमएलए और मंत्री के तौर पर काम कर रहा हूँ। असल समस्या 65 साल पुरानी मिट्टी की पाइपलाइन है, जिसका इस्तेमाल आज भी पानी की सप्लाई के लिए मुख्य स्टोरेज तक पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है। ये बात 65 साल पुरानी है। विधानसभा की बात करें तो लोगों का कहना है कि पानी एक बड़ी समस्या है। लोगों के घरों तक ठीक तरह से पानी नहीं पहुंच रहा है। कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, पानी नहीं है। एक दिन मिलेगा, फिर दूसरे दिन 12 दिन 15 दिन पानी नहीं मिलेगा। 2 साल से हम पानी के लिए फाइट कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स है ना, हमने इधर का एमएलए को मिला है, काउंसिलर को मिला है, प्लस हमारा वाटर अथॉरिटी में भी नंबर ऑफ टाइम्स गया हुआ है। वो लोग भी ऑलवेज है ना रॉन्ग कमिटमेंट्स दे रहा है। इस बार भी विधानसभा में मुकाबला जोरदार देखने को मिल रहा है। दोनों प्रत्याशी जनता के बीच में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं ताकि जीत हासिल की जा सके। अब 4 मई को चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि इस बार कझाकुटम से कौन जीत हासिल करता है। कझाकुटम त्रिवेंद्रम की एक पॉश विधानसभा सीट है, क्योंकि केरल का पहला टेक्नो पार्क इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके कारण पूरे राज्य की निगाह इस सीट पर लगी हुई है।
लोगों का मानना है कि यहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर विजय पताका फहराती है या फिर ये सीट परंपरागत तरीके से एलडीएफ के खाते में जाती है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार की मुद्रा का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। फंडिंग द अनफंडेड के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये योजना उन लोगों तक ऋण पहुंचाती है जिनकी बड़े बैंकों तक आसान पहुंच नहीं होती है। 8 साल पहले शुरू हुई इस योजना ने देश में स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के लाभार्थियों ने इस योजना की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हम युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं, क्योंकि हम लोगों के पास शुरू में कोई कोलेटरल नहीं होता है, बहुत सारे पेपर नहीं होते हैं, क्योंकि हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो बहुत सारे बैंक में पेपर जरूरत होती है, कोलेटरल मांगते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो वो नहीं होता। लेकिन अगर हम मुद्रा योजना के तहत जाते हैं तो बैंक बिना किसी कोलेटरल के 20 लाख का लोन देती है। बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें बगैर किसी गारंटी के बैंक लोन जो उपलब्ध करा रही है वह बहुत ही सुविधाजनक है। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। फंडिंग द अनफंडेड के लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये योजना उन लोगों को ऋण पहुंचाती है जिनके बड़े बैंकों तक आसान पहुंच नहीं होती है। 8 साल पहले ये योजना शुरू हुई थी और इस योजना ने देश में स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। मैंने 2017 में अपना सलून खोला था, मेकओवर बाय RM। तो मैंने बहुत छोटे सेटअप से खोला था। फिर जब वो सेटअप मुझे आगे बढ़ाना था तो मुझे लोन की नीड पड़ी और मैंने प्रधानमंत्री योजना से लोन के लिए बात करी बैंक में, तो मुझे बहुत इजीली लोन मिल गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ये फ़ायदा हुआ कि जब मुझे नीड पड़ी, मुझे जितने अमाउंट की नीड थी मुझे मिली और मैंने अपना सलून का काम है उसको अपग्रेड किया। साल 1971 जब उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख बदलने वाला था, जब सीमाओं पर तनाव पूरे चरम पर था और जब हर तरफ युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, उस वक्त एक शख्स ऐसा था जिसने सिर्फ युद्ध नहीं देखा बल्कि उसकी टाइमिंग को समझा और वही फैसला भारत की सबसे बड़ी जीत की वजह बना। उनकी रणनीति ने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि इस उपमहाद्वीप का भौगोलिक नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सही वक्त और ठोस तैयारी से जीती जाती है। उनकी जयंती पर आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। सैम मानेकशॉ एक ऐसा नाम जो भारतीय सैन्य इतिहास में साहस, नेतृत्व और रणनीति का पर्याय बन चुका है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे मानेकशॉ का पूरा नाम सैम होरमुजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी के शुरुआती बैचों में से एक के रूप में सैन्य प्रशिक्षण लिया था और 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन हासिल किया। शुरुआत में ही उनकी पहचान एक तेज तर्रार, अनुशासित और स्पष्ट सोच वाले अधिकारी की रही। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा फ्रंट पर सैम मानेकशॉ ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। एक भीषण लड़ाई में उन्हें कई गोलियां लगी। हालात इतने गंभीर थे कि उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वापस सेना में लौटकर सेवा जारी रखी। आजादी के बाद मानेकशॉ ने भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभवों ने उन्हें और मजबूत और परिपक्व सैन्य नेता बना दिया। 1969 में जब उन्हें भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया तब देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और मानवीय संकट गहराता जा रहा था और लाखों शरणार्थी भारत में आ रहे थे। और फिर अप्रैल 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा तो सैम मानेकशॉ ने इतिहास रच देने वाला फैसला लिया। उन्होंने युद्ध छेड़ने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। सैम मानेकशॉ का तर्क था कि मानसून आने वाला है, टैंक और भारी हथियार दलदल में फंस सकते हैं और लॉजिस्टिक्स मजबूत नहीं है।
ये एक ऐसा पल था जब एक सैन्य अधिकारी ने राजनीतिक दबाव के आगे झुकने के बजाय देश हित को प्राथमिकता दी। मानेकशॉ ने समय मांगा, सेना को तैयार किया, रणनीति बनाई और जब दिसंबर 1971 में सही वक्त आया तो भारतीय सेना ने चारों तरफ से सुनियोजित हमला किया। इस युद्ध को इतिहास में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये जीत न सिर्फ सैन्य बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से भी ऐतिहासिक थी। सैम मानेकशॉ की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास। वो अपने जवानों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और उनका नेतृत्व सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ा देता था। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। वो इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने। सैम मानेकशॉ सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसा नेतृत्व जो सिखाता था कि कठिन से कठिन हालात में भी सही फैसला लेना ही असली जीत होती है। उनकी जयंती हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दूरदर्शिता, साहस और ईमानदारी से सुनिश्चित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज गुड फ्राइडे के पवित्र अवसर पर तमिलनाडु के थुथुकुडी में वे ऑफ द क्रॉस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को मनाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।